कक्षा 7 में की स्टूडेंट फाइनली आपका बच्चा यहाँ पर हिंदी का वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि यहाँ बच्चा हिंदी का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है और साथ ही हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग वीडियो को यहाँ पर लाइक कर लीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय हिंदी प्रथम भाषा। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 7 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना है। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अब चलिए आपका विषय यहाँ पर हिंदी का पेपर देख लेते हैं। तो आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 5 तक। तो निर्देश आता है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो पहला प्रश्न दिया गया है आपका मेरी भावना कविता के रचयिता कौन है। तो आपका आता मैथिली शरण गुप्त और बी आता जुगल किशोर युगवीर, सी आता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध्य और डी आता जयशंकर प्रसाद। तो मेरी भावना कविता के रचयिता कौन है। तो मेरी भावना जो कविता के रचयिता है वो है आपके जुगल किशोर युगवीर, बी राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा दिया गया स्वावलंबन का अर्थ है। तो आपका ए आता आत्मनिर्भर होना, बी आता सहनशील होना, सी आता स्व अध्यायी होना और डी आता स्वाभिमानी होना। तो स्वावलंबन का जो अर्थ होता है वो होता आत्मनिर्भर होना। फिर आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। मृत्यु के बाद गंगा में अपनी अस्थियों का विसर्जन करने के पीछे नेहरू जी की गंगा के क्या प्रति मान्यता थी। तो आपका ए आता धार्मिक भावना, बी आता लगाव और सी आता पुराने रीति रिवाज और डी आता मुक्ति की भावना। तो यहाँ पर जो प्रश्न तीसरा दिया गया मृत्यु के बाद गंगा में अपनी अस्थियों का विसर्जन करने के पीछे नेहरू जी की गंगा के क्या प्रति मान्यता थी। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा लगाव। ठीक है, लगाव आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता छोटे जादूगर से लेखक जयशंकर प्रसाद की पहली मुलाकात कहाँ हुई। तो आपका यह था कार्निवाल के मैदान में और बी था गली के नुक्कड़ पर, सी था बगीचे में और डी था घर के पास। तो छोटे जादूगर से लेखक जयशंकर प्रसाद की पहली मुलाकात कहाँ हुई। तो इसका आंसर है कार्निवाल के मैदान में। ठीक है, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर पांचवा आपका आता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं तत्पुरुष समास, बी आता कर्मधारय समास, सी आता द्वंद्व समास और डी आता द्विगु समास। तो जिसमें दोनों पद आपके प्रधान होते हैं उसे हम कहते हैं क्या स्टूडेंट, द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके 1 से लेकर 5 तक यहाँ पर दिए गए थे आपके बहुविकल्पी प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब रिक्त स्थान आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। निर्देश आता है नीचे दिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो प्रश्न 6 आता तुलसीदास ने संत को डोंट के समान कहा है। तो तुलसीदास ने संत को हंस के समान कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो 6वें का आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हंस हो जाएगा। और जो आपका 7वां आता डोंट योग का चतुर्थ अंग है तो इसका आंसर रहेगा प्राणायाम। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए प्राणायाम योग का चतुर्थ अंग है। फिर आपका 8वां आता छत्रपति शिवाजी ने डोंट का मंत्र दिया। तो छत्रपति शिवाजी ने ठीक है स्वराज्य का मंत्र दिया। हम यहाँ पर उत्तर लिख देते हैं। ठीक है, स्वराज्य। फिर आपका यहाँ पर 9वां आता है लोकमान्य। ठीक है, आप 8वां आपने देख ही लिया है। 8वें का उत्तर रहेगा छत्रपति शिवाजी ने स्वराज्य का मंत्र दिया। फिर आपका यहाँ पर 8वां आता है 9वां लोकमान्य कारावास में डोंट वर्ष बिताए। तो लोकमान्य कारावास में 6 वर्ष बिताए। फिर आपका 10वां किसी कविता को पढ़ने या सुनते समय हमें आनंद की जो अनुभूति होती है साहित्य में उसे डोंट कहा जाता है। तो किसी कविता को पढ़ने या सुनते समय हमें आनंद की जो अनुभूति होती है साहित्य में उसे रस कहते हैं। ठीक है, रस आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं 11 से 16 तक। तो 11वां आपका यहाँ पर दिया गया गोरैया की आँखों और परों की तुलना किससे की गई है। तो इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसका उत्तर आपका रहने वाला है गोरैया की आँखों की तुलना नीलम के दानों और परों की तुलना रेशम से की गई है। फिर आपका आता मध्य प्रदेश के प्रमुख लोकगीतों के नाम लिखिए। ठीक है, तो हम मध्य प्रदेश के प्रमुख लोकगीत देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख लोकगीत आला, फाग, गरबा, करमा और ददरिया है। फिर आपका यहाँ आता दादी ने अनोखी घड़ी का क्या राज बताया। तो आप देख लीजिए दादी ने बताया कि असली घड़ी हमारे दिल के अंदर होती है जो हमें
हमारे पास जगह देती है। फिर आपका 14वां आता है नाक को किस बात का प्रतीक माना जाता है। तो इसका आंसर देख लीजिए, नाक को मान सम्मान और इज्जत का प्रतीक माना जाता है। फिर 15वां आपका प्रश्न देख लेते हैं, समास की परिभाषा लिखिए। तो समास की परिभाषा देख लीजिए, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द, नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। फिर आपका 16वां आता आँख और सूर्य शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है आपको। ठीक है, आपको आँख और सूर्य के आपको दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो आँख का आपका नयन लोचन हो जाएगा, सूर्य का आपका रवि भास्कर हो जाएगा। अब आते हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पर 17 से 22 तक। तो हमें यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे, आपको ध्यान से देखना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। 17वां आता यशोदा कृष्ण का किस तरह श्रृंगार कर रही है। तो इसका आंसर का माता यशोदा कृष्ण के शरीर पर, ठीक है, उपटन लगा रही है, उनकी आंखों में काजल लगाकर और माथे पर बिंदी लगाकर उनका सुंदर श्रृंगार कर रही है। फिर आपका 18वां आता अचानक तूफान आने पर भारतीय सैनिक अथाह जल में क्यों कूद पड़े। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, भारतीय सैनिक अपने देश की रक्षा और जलपोत को डुबाने से बचने के लिए, ठीक है, बचाने के लिए अदम्य साहस दिखाते हुए अथाह जल में कूद पड़े। फिर आपको 19वां आता लेनिन शांति पुरस्कार प्राप्त करते समय डॉक्टर रमन ने क्या कहा था। तो इसका आंसर है, डॉक्टर रमन ने कहा था कि विज्ञान का उपयोग युद्ध के विनाश के लिए नहीं बल्कि मानव कल्याण और शांति के लिए होना चाहिए। ठीक है, आपको 19वें प्रश्न का उत्तर हो जाता है, आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर लेते चलना है। फिर 20वां आता है, ठीक है, अग्रसेन जी के राज्य में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कैसे बनाई गई। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, महाराजा अग्रसेन ने एक नियम बनाया था कि उनके राज्य में बसने वाले प्रत्येक नए व्यक्ति को वहाँ का हर निवासी 1 ईंट 1 रुपया देगा, जिससे समानता और सहयोग की भावना विकसित हुई। फिर आपका 21वां आता है, एवं अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो और हर बार उसका अर्थ अलग हो, वहाँ एवं अलंकार होता है। साथ ही इसका उदाहरण देख लीजिए, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार। फिर आपका 22वां आता, अपने प्रधान अध्यापक को 2 दिन की छुट्टी हेतु उचित कारण बताते हुए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये देख लीजिए, आपके प्रार्थना पत्र दिया गया 2 दिन की छुट्टी के लिए। आप यहाँ पर देख लीजिए, सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, विद्यालय का नाम आपको यहाँ पर कोष्टक में डाल देना, जो भी आपका विद्यालय का नाम है वो आपको यहाँ पर इसकी जगह पर डाल देना है। ठीक है, और साथ ही जो आपका कोष्टक में लिखा है आपका नाम की जगह पर आपको अपना नाम डालना है। ठीक है, और इस तरह इसको पूरा याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर दिए हुए प्रश्न देख लेते हैं हम यहाँ पर 23 से 26 तक। 23वां आता, कवि वृंद ने सज्जन पुरुष के स्वभाव की क्या विशेषता बताई है। तो आप इसका उत्तर देख लीजिए, कवि वृंद के अनुसार सज्जन पुरुष का स्वभाव बहुत ही धैर्यवान और परोपकारी होता है, उनकी प्रमुख विशेषता निम्नलिखित हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पर 23वें प्रश्न का आंसर रहने वाला, अटल स्वभाव, समाजशीलता, परोपकार। ठीक है, इन तीनों हेडिंग को पूरा याद कर लेना है आपको। ठीक है, कवि वृंद के अनुसार सज्जन पुरुष का स्वभाव बहुत ही धैर्यवान और परोपकारी होता है, उनकी प्रमुख विशेषता निम्नलिखित हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा। फिर आपका 24वां आता, सुभाष चंद्र बोस के अनुसार अपने आपको बंदी जीवन के अनुकूल बनाने के लिए स्वयं में क्या क्या परिवर्तन लाने पड़ते हैं। तो सिंपली से देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि जल का जीवन सामान्य जीवन से बहुत अलग और कठिन होता है। इसके अनुकूल बनने के लिए व्यक्ति को स्वयं में निम्नलिखित बदलाव लाने होते हैं। तो देख लीजिए, पहले तो आपको मानसिक दृढ़ता होनी चाहिए, सुखों का त्याग करना पड़ता है, अनुशासन, ठीक है, लाना पड़ता है आपको, और साथ ही सात्विक विचार होने चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको उत्तर रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। और फिर आपका 25वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है आपको। स्वस्थ शरीर वाला मनुष्य इस संसार के सभी प्रकार के सुखों को भोग सकता है, इस तरह से दिया गया है आपका गद्यांश, इसको पूरा पढ़ लीजिए। मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है यहाँ तक। अब इसका पहला प्रश्न आता है, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। स्वस्थ शरीर के लिए क्या आवश्यक है और व्यायाम कहाँ पर करना चाहिए। तो इन तीनों प्रश्न के उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। गद्यांश का जो आपको उचित शीर्षक रहेगा, स्वास्थ्य और व्यायाम। स्वस्थ शरीर के लिए क्या आवश्यक है, तो स्वस्थ शरीर के लिए पौष्टिक भोजन और नियमित व्यायाम दोनों ही अत्यंत आवश्यक हैं। और व्यायाम कहाँ पर करना चाहिए, तो व्यायाम हमेशा शुद्ध वायु और पर्याप्त प्रकाश वाले खुले स्थान जैसे पार्क या खुला मैदान पर करना चाहिए। फिर आपका 26वां आता है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो कोई एक धार्मिक त्यौहार, मेरा प्रिय खेल, विज्ञान, वरदान या अभिशाप। तो विज्ञान, वरदान या अभिशाप पर हम निबंध देख लेते हैं। तो पहले तो सबसे पहले तो आपको प्रस्तावना हेडिंग याद करनी है। ठीक है, फिर आपको विज्ञान वरदान के रूप में इस हेडिंग को पूरा याद कर लेना है, और विज्ञान अभिशाप के रूप में इसको पूरा याद कर लेना है। स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। और उपसंहार,
ठीक है, ये आपका पूरा यहाँ पर निबंध दिया गया, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से आपका यहाँ पर जो हिंदी का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।